तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री में खंड खा रसायन विज्ञान का। ओके, 2022 का सेट होगा उसका, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका दिया गया वो बताया गया शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन है आपका पहला 0, सेकेंड जो है वो 1 है, थर्ड आपका 7 है, फोर्थ नंबर पे 14 है। तो इसमें जो पीएच मान होता है ना जल का, शुद्ध जल का, वो 7 होता है, वो याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल से कौन सी धातु हाइड्रोजन को रिस्पॉन्ड कर हटा देती है? तो ऑप्शन दिया गया जिंक, कॉपर, Ag और Hg। तो क्या बताएंगे, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको? जिंक को HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है ZnCl2 और H2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक जो है अम्ल से हाइड्रोजन को अलग हटा देती है। गा नंबर क्वेश्चन दिया गया, वो बताया गया कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। जो प्रोपेन है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जरा बता दूं कि प्रोपेन जो होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 कार्बन वाला हो जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया पहला आपको CH4, दूसरा C3H8, तीसरा C4H10 एंड फोर्थ नंबर जो है वो C2H6। तो इससे पहले हम लोग बात ये कर लेंगे कि कार्बन नंबर 1 के लिए क्या लगाते हैं आईपीएसी नेमिंग लिखते वक्त, कार्बन नंबर 2 के लिए क्या लगाते हैं, कार्बन नंबर 3 के लिए क्या लगाते हैं, और कार्बन नंबर अगर 4 दिया जाए तो कार्बन नंबर 4 के लिए आईपीएसी नेमिंग करते वक्त क्या लगाते हैं। तो बताएंगे कार्बन नंबर 1 अगर है तो मेथे लगाते हैं, अगर 2 C हो जाए तो एथ लगाते हैं, अगर C3 मिल जाए तो एथ लगाते हैं, मतलब प्रोप लगाते हैं, और C4 अगर मिल जाए तो ब्यूट लगाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात आती है कि कार्बन पे बॉन्डिंग कितनी होती है। तो याद रहे कार्बन पे अपन की 4 बॉन्डिंग होती है, मतलब 4 बॉन्ड लगते हैं। वो 4 सिंगल भी लग सकते हैं, वो 4 डबल भी लग सकते हैं, और वो 4 ट्रिपल भी लग सकते हैं। मतलब 4 सिंगल लग सकते हैं, अगर 4 डबल लग रहे हैं तो 2-2 करके लगेंगे, मतलब डबल बॉन्ड कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। वहीं पे जैसे कि अगर बताऊं तो इस टाइप से डबल बॉन्ड C ये लग सकता है ऐसे करके, एक लग सकता है ऐसे ट्रिपल बॉन्ड करके C, और एक ऐसे लग सकता है 1 2। ओके, एक C है। तो इस टाइप से बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन पे। अगर कार्बन पे इस टाइप से बॉन्डिंग है तो ये हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए N लगाते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ANE जोड़ देते हैं हम लोग। क्या जोड़ते हैं? ANE। और डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ते हैं, ट्रिपल आ जाए तो क्या जोड़ते हैं? आइन, INE। राइट, क्या जोड़ देते हैं? आइन जोड़ देते हैं। अगर इतना जोड़ देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या बताया, कार्बन नंबर 1 है, C1 है CH4 पे, तो कार्बन नंबर 1 है, लेकिन बॉन्ड अगर देखें CH4 का, अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले अगर देख लें अपन लोग तो स्ट्रक्चर CH4 का कैसा ड्रा होगा? ये ड्रा होगा CH4। ओके, H और H और फिर H। ओके, ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर CH4 का ये स्ट्रक्चर बना तो जरा बताइए सभी में सिंगल बॉन्ड है। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड है सब में तो कार्बन नंबर 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। अगर कार्बन 1 है तो कार्बन नंबर 1 के लिए क्या लगाते हैं? मेथ। ओके, कार्बन नंबर 1 के लिए मेथ। सिंगल बॉन्ड सब में है तो क्या जोड़ देंगे? N। तो बराबर क्या आ जाएगा? मेथेन। इसी तरीके से C3H8 देख लेंगे। C3H8 में क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अपन लोग प्रोप जोड़ रहे हैं, तो प्रोप प्लस N बराबर प्रोपेन। ओके, देखिए। अच्छा, इसी की और अगर बात कर ली जाए कि C3 जो H8 है अपना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो C आपके 3 है, 3 C डाल लो आप। ओके, तीन डाल लो, H कितने हैं? 8 है, मतलब H आपके 8 है। अगर H 8 है तो H 8 को ऐसे ऐसे जोड़ लो। ओके, कितने H हो गए? 8। ऐसे जोड़ो तो ये H 8 हो गए। ओके, नेमिंग कर दो 1 2 3। अच्छा, 3 कार्बन के लिए ये लिखा है प्रोप। क्या लिखा है? 3 कार्बन के लिए जोड़ते हैं प्रोप। अगर प्रोप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा?
प्रो, सभी में सिंगल बॉन्ड है मतलब प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ओके, देख लीजिएगा ये नेमिंग हो गई। तो इसके मतलब इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा सेकेंड वाला। फिर 6 का दिया गया, आईपीएससी प्रणाली के नाम लिखिए। ओके, लिखते हैं आईपीएससी प्रणाली के नाम लिखिए, जिसमें ऑप्शन आपका पहला दिया गया वो दिया गया CH3 CH2। इसके बाद में और भी बहुत कुछ है, जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। दिया गया CH3 CH2 CH2 और CH3। सेकेंड नंबर पे जो दिया गया वो दिया गया CH3 COOH। कार्बन नंबर हम काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 और 4। अच्छा, 4 कार्बन के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ऐसे ही CH3 COOH में नेमिंग उधर से करेंगे जिधर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अगर क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह आपका COOH है। और COOH के लिए हम लोग जो क्या जोड़ते हैं, OIC एसिड। क्या जोड़ते हैं, OIC एसिड। तो इसका मतलब है इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन, प्लस COOH है तो इसका मतलब प्लस OIC एसिड। तो नाम पूरा क्या आ जाएगा, इसका पूरा नाम आएगा एथेनोइक एसिड। ओके, फिर इसके बाद में 6 का नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्या बताएंगे, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखने पर उनके गुणों में पुनरावृत्ति नियमित होती जाती है। इसका मतलब क्या बताया इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं और तत्वों को उनके भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती जाती है। ठीक है, इसी को मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में बताया गया गा नंबर क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। पहली जो अपक्रिया है वो आपकी बताएगी CH3 COOH प्लस C2H5OH है ना, C2H5OH एरो। इसके बाद में दिया गया सेकेंड नंबर जो दिया गया वो दिया गया C2H5Br ओके प्लस KOH। ये दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करना है अपन लोगों को। ओके, अगर ये दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो क्या लिखते हैं, एक तो CH3 COO पे माइनस होता है, हाइड्रोजन पे H प्लस होता है, C2H5OH इसको भी जरा देख लेते हैं, और प्लस माइनस का रिएक्शन होता है ना, तो प्लस से माइनस का कन्वर्जन होता है। इसका मतलब कैसे बनेगा जरा देख लो, क्या बताया गया इसमें रिएक्शन में, बताया गया रिएक्शन में जो बताया गया वो क्या बताया गया, CH3 COOH प्लस C2H5OH राइट। अब हम बताना ये चाहते हैं कि ये CH3 COO माइनस होता है, H पे प्लस होता है, C2H5 प्लस होता है और OH माइनस होता है। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है, कभी भी कोई भी रिएक्शन हो, वो रिएक्शन हमेशा प्लस माइनस से बनती है। कैसी बनती है, प्लस माइनस के कन्वर्जन से बनती है। मतलब कहने का है कि अगर ये CH3 COO माइनस है और ये H प्लस है, प्लस C2H5OH ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, राइट। अगर इतना जाएगा तो इतना होने के बाद CH3 COO क्या बन जाएगा, C2H5। ओके, CH3 COO C2H5। तो जरा देखिए CH3 COO C2H5 बनता है, फिर इसके बाद में बनता है H प्लस और OH माइनस जो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O। मतलब H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, H2O। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन को नॉर्मली हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। पता है क्यों, क्योंकि
अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से बनता है आपका ईस्टर, और ईस्टर तथा जल बनाने की क्रिया ईस्टरीकरण कहलाती है। अब सिमिलरली अगर इसी तरीके से C2H5Br और KOH को देखें तो C2H5Br और KOH क्या बनाते हैं, C2H5Br प्लस KOH, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ करेगा, ओके, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये वाला इसके साथ, ओके, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा C2H5OH प्लस KBr, ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, C2H5Br प्लस KOH। प्लस माइनस का रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन आपकी प्लस माइनस से ही कन्वर्ट होगी, ओके। अगला क्वेश्चन आता है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्या बताएंगे, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका यौगिक या जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, और इसी को धावन सोडा, धोने का सोडा, वाशिंग सोडा या सोडा एस या सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है, ओके। फिर खा नंबर आ जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या बताएंगे, द्विविस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब जिसमें यौगिक आदान प्रदान या यौगिकों का चयन करके दो नए यौगिकों का क्या कर दे, निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या बताया इन्होंने, वह अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर आदान प्रदान से या आयन एक्सचेंज हो रहे हो कहीं भी तो वो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर भी आपका आयन एक्सचेंज हुए थे, ये भी आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया थी, इसमें भी आयन एक्सचेंज हुए, ये भी आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया थी। या फिर एक और एग्जाम्पल से देख लें तो वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि NaCl और AgNO3, कौन सा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, AgNO3 होता है। और इस देखिए आप लोग लिख रहे थे वो एग्जाम्पल NaCl AgNO3, ओके। जब NaCl का AgNO3 के साथ कराया जाता है रिएक्ट तो क्या बनता है, जैसे Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ होता है तो प्लस का NaNO3 के माइनस के साथ हो जाता है तो NaNO3 बन जाता है, और Ag प्लस का Cl के साथ हो जाता है तो AgCl बन जाता है। तो NaCl का जो पूरा नाम आ जाता है वो आ जाता है सोडियम क्लोराइड, ओके। और जो AgNO3 का पूरा नाम आता है वो सिल्वर नाइट्रेट, NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट, एंड इसी तरीके से AgCl का सिल्वर क्लोराइड नाम आ जाता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है संक्षारण किसे कहते हैं समझाइए, ओके। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें क्या बताया गया, संक्षारण क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो उसे समझाएंगे तो क्या बताएंगे, जो संक्षारण है वायु अथवा जैसे कि जो धातुएं होती है या जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। क्या बताया, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ओके। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। सेकेंड अगर एग्जांपल देख लें तो चांदी का काला पड़ जाना, ओके। खा नंबर क्वेश्चन आता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बताया गया वो क्वेश्चन क्या बताया गया, साबुनीकरण क्या है या साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ओके। तो क्या बताएंगे, जब वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण
कहते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि साबुन बनाने की अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि साबुन बनाने की अपक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो अगला आता है अपना क्या, गा नंबर कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो बताएंगे जो आवर्त सारणी होती है उसमें तत्वों की आवर्त सारणी को कतारों में व्यक्त किया जाता है। मतलब समूह क्या होता है और वर्ग क्या होता है, या समूह या आवर्त किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं ना उनको हम लोग समूह का कहते हैं या फिर वर्ग कहते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं तत्वों की आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है वो 18 होती है तथा तत्वों की आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। अथवा एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कि पहला आ जाता है अपना रेडॉक्स अपक्रिया। तो क्या बताएंगे, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ओके, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, मतलब ऐसी अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है, या फिर एग्जांपल्स देख लें। तो एग्जांपल्स क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया कि जिंक से रिएक्शन अगर कराई जाए तो अपना क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, और जब कॉपर सल्फेट की जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो अपना आता है कि सजातीय श्रेणी क्या है समझाइए। तो क्या बताएंगे, ऐसी यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक समान सूत्र द्वारा दर्शाया जा सके या निरूपित किया जा सके, समजातीय या सजातीय श्रेणी कहलाती है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है वो अपना नेक्स्ट आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। तो क्या बताएं, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जब तत्वों को सही परमाणु भार ज्ञात करने में इसी की सहायता मिली, नए तत्वों की खोज करने में भी इसकी सहायता मिली। मतलब इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताएं आपकी 3 थी, कौन कौन सी। एक तो तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले जो तत्व थे वो एक ही समूह में आ गए थे। ओके, कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में इसी की सहायता मिली, मेंडलीव के आवर्त नियम की। ओके, नए तत्वों की खोज करने में इसकी बहुत सहायता मिली। संयोजकता वगैरह है वो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं हम इसके, अगर सही क्रम में रखा है तो, अदरवाइज नहीं होती है। ओके।